पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा तीसरा वाला अनुसंख्या गुणधर्म हिमांक में अवलंबन। आज पढ़ेंगे चौथा अनुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? परासरण दाब। तो परासरण दाब शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या विसरण और परासरण के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विसरण की। विसरण क्या होता है? विसरण होता है अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अर्थात अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो परासरण दाब समझने से पहले अपन समझेंगे विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। तो विसरण क्या होता है भाई? अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब बात करते हैं अपन परासरण की। अब किसकी बात करेंगे भाई? परासरण की। देखो परासरण क्या होता है? विसरण में तो कोई ऐसी शर्त नहीं है, उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण। लेकिन परासरण में क्या होता है? कम सांद्रता विलायक के अणुओं का कम सांद्रता क्षेत्र वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अर्थात वह प्रक्रिया, परासरण क्या होती है भाई? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य या इसको बोलेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परासरण कहलाता है। अर्थात देखो परासरण में क्या होता है? विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर किसके द्वारा गमन करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? एक सेलेक्टिव झिल्ली होती है जो कुछ विशेष विलायक के अणुओं का ही क्या करती है? अपने अंदर से प्रवाह होने देती है, बाकी के अणुओं का क्या नहीं होने देती? प्रवाह नहीं होने देती। तो परासरण में क्या होता है भाई? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या जाते हैं? विलायक के अणु जाते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। तो परासरण दाब स्टार्ट करने से पहले अपन ने पढ़ा परासरण और विसरण। विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और परासरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर
अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं, क्या कहलाता है भाई? परासरण कहलाता है। देखो परासरण की क्रिया कैसी होती है, इस तरह से मान लो एक बीकर है, उसके अंदर क्या लगी हुई है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पे एक तरफ क्या है? निम्न सांद्रता वाले विलयन, दूसरी तरफ क्या है? उच्च सांद्रता वाला विलयन। ये क्या है यहाँ पे? विलायक अणु। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है भाई? परासरण। तो इस तरह से किसकी क्रिया होती है? परासरण की क्रिया होती है। तो परासरण दाब को समझने से पहले अपन सबसे पहले विसरण और परासरण की परिभाषा देखते हैं। विसरण क्या था भाई? उच्च अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन क्या था? विसरण। लेकिन परासरण में शर्त क्या थी? अणुओं का वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। अर्थात क्या कंडीशन होनी चाहिए परासरण के लिए? आपके पास अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ही विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन परासरण दाब क्या होता है। अभी तक अपन ने पढ़ा परासरण दाब, पढ़ने से पहले परासरण की परिभाषा, विसरण की परिभाषा, लेकिन अब पढ़ेंगे परासरण दाब के बारे में। देखो परासरण की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक झिल्ली के दोनों तरफ सांद्रता क्या नहीं हो जाती? समान नहीं हो जाती, अर्थात साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। तो अपन परासरण दाब की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? साम्यावस्था पर विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण की क्रिया को रोकने के में सहायक होता है, वो क्या कहलाता है? परासरण दाब। और इसको क्या कहते हैं भाई? इसको किससे डिनोट करते हैं? पाई द्वारा डिनोट करते हैं। तो परासरण दाब को किसके द्वारा लिखते हैं? पाई के द्वारा। तो परासरण की प्रक्रिया, परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणुओं का प्रवाह झिल्ली के दोनों ओर, झिल्ली के दोनों ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक बना रहता है। तो परासरण की प्रक्रिया में विलायक कणों का प्रवाह झिल्ली के दोनों साम्यावस्था स्थापित होने तक बना रहता है, अर्थात दोनों तरफ की सांद्रता क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। अब पढ़ते हैं परासरण की क्रिया, परासरण दाब की परिभाषा। तो विलयन पर लगाया गया विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण की क्रिया को रोकने में सहायक होता है। परासरण दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो परासरण दाब को किसे प्रदर्शित करते हैं भाई? पाई से। तो परासरण की क्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक झिल्ली के दोनों ओर साम्यावस्था स्थापित हो जाए। तो परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणुओं का प्रवाह झिल्ली के दोनों ओर साम्यावस्था स्थापित होने तक
होने तक बना रहता है। तो विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासन की क्रिया को रोकने में सहायक होता है, क्या कहलाता है भाई? परासन दाब कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा होगी परासन दाब की। तो विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासन की क्रिया को रोकने में क्या होता है? सहायक होता है, क्या कहलाता है? परासन दाब कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो अब पढ़ते हैं अपन परासन दाब की क्रिया या परासन क्रिया कैसे होती है। जैसे आपने ये क्या है, आपके पास एक बीकर या कंटेनर है, उसमें क्या भरा हुआ है? एक एसपीएम लगी हुई है, झिल्ली लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली, और एक तरफ विलायक कण है, इधर क्या है? विलयन है। तो देखो जब जैसे आप इस विलयन के ऊपर दाब लगाते हो, परासन की क्रिया होती है, तो विलायक कण किधर जाएंगे? विलयन की ओर जाएंगे। तो विलयन की तरफ वाला पिस्टन, ये ऊपर क्या लगा हुआ है भाई? पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या है? पिस्टन। तो विलयन की तरफ वाला पिस्टन क्या होगा? ऊपर उठेगा। लेकिन जैसे ही आपने विलयन की तरफ वाले पिस्टन पर क्या लगा दिया? परासन दाब के बराबर विपरीत दिशा में दाब लगा दिया, तो ये पिस्टन क्या आ जाएगा? वापस से अपनी साम्यावस्था पर आ जाएगा। तो आपने जो अतिरिक्त दाब लगाया पाई, ये क्या कहलाता है? यहाँ पे परासन दाब। तो पाई यहाँ पे क्या है भाई? परासन दाब है। पाई क्या है यहाँ पे? परासन दाब है। तो परासन की क्रिया को रोकने के लिए आपने जो अतिरिक्त दाब लगाया वो क्या कहलाता है? परासन दाब कहलाता है। क्योंकि अगर आप दाब नहीं लगाते परासन दाब, तो विलायक क्या लगातार किधर जाते रहते? निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, और विलयन वाला पिस्टन क्या हो जाता? ऊपर उठ जाता। तो विलयन वाले पिस्टन पर आपने जितना वायुमंडल दाब था उससे उसके बराबर विपरीत दिशा में दाब लगाया, तो परासन की क्रिया क्या हो गई? रुक गई। तो जो अतिरिक्त दाब लगा रहे हो आप, वो क्या कहलाता है? परासन दाब। इस तरह से क्या होती है? परासन की क्रिया होती है। एक बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है परासन दाब में परासन दाब के नियम, और वहां से निकल के आती है एक विलियन समीकरण। तो देखो वान टॉप नामक वैज्ञानिक था, वो किसके ऊपर कार्य कर रहा था? विलियन के ऊपर कार्य कर रहा था। तो जो गैसों के नियम थे, वाइट का नियम, चार्ल्स का नियम, वान टॉप का नियम, दाब का नियम, इनको उसने किसके ऊपर लागू किया? विलियन के ऊपर लागू किया। और इन नियमों के आधार पर एक विलियन समीकरण दी, और उस विलियन समीकरण एक समीकरण बनाई जिसे क्या कहते हैं? विलियन समीकरण। वो समीकरण अपन अभी डेराइव करेंगे। तो वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने, वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने गैसों के नियमों को विलियन पर लागू किया तथा इन नियमों के आधार पर एक विलियन समीकरण दी। इन नियमों के आधार पर क्या दिया हुआ इसने? एक
डी। तो वांटोप नामक वैज्ञानिक ने गैसों के नियमों को किस पर लागू किया, विलियम पर लागू किया, और इन नियमों के आधार पर क्या दिए, एक विलियम समीकरण। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पहला नियम, वांटो-बायल का नियम। पहला नियम क्या, वांटो-बायल का नियम। देखो पहला नियम क्या कहता है, एक निश्चित ताप पर या एक स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासन दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती या सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो एक निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती तथा या सांद्रता के समानुपाती, सांद्रता C के समानुपाती होता है। वांटो-बायल का नियम क्या था, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासन दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती या सांद्रता के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। तो आप कह सकते हो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। कंडीशन क्या होनी चाहिए, तापमान क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। या आप कह सकते हो और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, C सांद्रता से क्या होगा, समानुपाती। यहाँ पे V क्या है भाई, आयतन, और C क्या है यहाँ पे, सांद्रता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, सांद्रता और तन्यता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। सांद्रता और तन्यता एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, व्युत्क्रमानुपाती। सांद्रता मतलब सांद्र विलयन, तनु मतलब पतला, तो पतला और गाढ़ा क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये क्या कह सकते हो आप, सांद्रता और तन्यता क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहला नियम क्या था, परासर दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती था, आयतन के या सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, पाई V क्या है, एक स्थिरांक, पाई V क्या है यहाँ पे एक स्थिरांक। पाई यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई V क्या है, एक स्थिरांक। तो पहला नियम क्या दिया था विलयन के लिए, परासर दाब का, वांटो-बायल का नियम, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासर दाब उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V, तापमान क्या होगा, स्थिर होगा, यहाँ पे V क्या है, आयतन, या आप कह सकते हो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C क्या है यहाँ पे, सांद्रता। और एक चीज याद रखना, सांद्रता और तन्यता क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि पाई V क्या है, एक स्थिरांक है। इसको आप समीकरण क्या दे दो, 1 दे दो। तो ये क्या होगा, वांटो-बायल का नियम। अब सेकंड नियम पढ़ते हैं, वांटो-चार्ल्स का नियम। देखो बच्चों, वांटो-चार्ल्स का नियम क्या है, एक स्थिर परासर दाब वाले विलयन का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। पाई क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्थिर होना चाहिए। तो एक स्थिर परासरण दाब वाले विलयन का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हो एक स्थिर परासरण दाब वाले विलयन का आयतन उसके परमताप के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, T। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, T। कंडीशन क्या होगी भाई, पाई क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो V/T क्या है, एक स्थिरांक है। V/T क्या है भाई, एक स्थिरांक है। यहाँ पे V क्या है, विलयन का आयतन, T क्या है, परमताप। मतलब तापमान किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। परमताप T क्या है यहाँ पे, परमताप। तो वान-टॉप चार्ल्स का नियम क्या था, एक स्थिर परासरण दाब वाले विलयन का आयतन उसके परमताप के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। और यहाँ से आप कह सकते हो V/T क्या है, स्थिरांक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, परासरण दाब का मान क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। V क्या है, विलयन का आयतन, T क्या है, परमताप है। ये दूसरा नियम हो गया वान-टॉप चार्ल्स का नियम। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं, वान-टॉप दाब-ताप का नियम। तो वान-टॉप दाब-ताप का नियम क्या है, एक स्थिर आयतन वाले तनु विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, T होता है। आयतन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो एक स्थिर आयतन वाले तनु विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। एक स्थिर आयतन वाले तनु विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। समीकरण 3। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आयतन क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो पाई/T क्या है, स्थिरांक है। यहाँ से कह सकते हो पाई/T क्या है, स्थिरांक। पाई क्या हो गया यहाँ पे, परासरण दाब, T क्या हो गया, परमताप, और V क्या हो गया, आयतन, विलयन का आयतन। तो वान-टॉप दाब-ताप का नियम क्या था, एक स्थिर आयतन वाले तनु विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। यहाँ पे V आयतन क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और आप यहाँ से कह सकते हो पाई/T क्या है, स्थिरांक है। अब इन तीनों नियमों के आधार पर अपन क्या निकालेंगे, विलयन समीकरण निकालेंगे। एक समीकरण आएगी जिसको क्या कहेंगे, विलयन समीकरण कहेंगे।
अब निकालेंगे अपन विलियन समीकरण। तो आप क्या कहोगे, उपरोक्त नियमों के आधार पर, नियमों के आधार पर क्या है भाई, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी अपॉन वी, ये तो निकाला था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, दाब का नियम, वन टू बाई का नियम क्या था, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, नियमों के आधार पर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी अपॉन वी। इस समान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताने के लिए समानुपाती स्थिरांक आएगा पाई बराबर एस टी अपॉन वी। यहाँ पे एस क्या है भाई, विलियन स्थिरांक, एस क्या है, विलियन स्थिरांक। देखो मैं इस v को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, पाई v बराबर एस टी, पाई v बराबर क्या आ जाएगा, एस टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे s क्या होगा, ये किसके लिए है, ये समीकरण 1 मोल के लिए, ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए पाई v बराबर एस टी किसके लिए है, 1 मोल के लिए। इसी तरह से आप n मोल के लिए लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई और पाई v बराबर एन एस टी, ये किसके लिए आ जाएगा, n मोल के लिए, n मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए क्या आया, पाई v बराबर एस टी, एक n मोल के लिए कितना आ जाएगा, पाई v बराबर एन एस टी। चूंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि जो आपका विलियन स्थिरांक है s का आंकिक मान, आंकिक मान गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक r के बराबर होता है, अतः s की जगह r लिख सकते हैं, s की जगह r लिख सकते हैं। जो विलियन स्थिरांक है उसका मान किसके बराबर आता है भाई, गैस स्थिरांक r के बराबर। तो s की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे s की जगह आप क्या लिखोगे, r, तो क्या समीकरण बन जाएगा भाई, पाई v बराबर सी आर टी, पाई v बराबर, पाई v बराबर एन आर टी, पाई v बराबर क्या आ गया, एन आर टी। इसको दे दो समीकरण 4, और आपका ये समीकरण 4 ही क्या कहलाता है, विलियन समीकरण। समीकरण 4 विलियन समीकरण कहलाता है, समीकरण 4 विलियन समीकरण कहलाता है। तो वन टॉप ने उन तीनों नियमों के आधार पर एक समीकरण दी, पाई v बराबर एनआरटी, जिसको क्या बताया उसने, विलियन समीकरण बताया। तो नियमों के आधार पर आप क्या कह सकते हो, परासरण दाब किसके समानुपाती होगा, टी अपॉन वी। टी क्या है यहाँ पे, परमता, वी क्या है यहाँ पे, आयतन, और पाई क्या हो गया भाई, परासरण दाब। पाई क्या हो गया भाई आपका, परासरण दाब। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी अपॉन वी। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए किस तरह आएगा, तो वो क्या है भाई, पाई बराबर एस टी वी। एस क्या है यहाँ पे, विलियन स्थिरांक, आप वी को पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई वी बराबर एस टी। तो ये समीकरण किसके लिए है, 1 मोल के लिए। आपको n मोल के लिए चाहिए तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई वी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस टी। चूंकि s का विलियन स्थिरांक, s का आंकिक मान किसके बराबर आता है, गैस स्थिरांक के बराबर। तो आप s की जगह क्या लिख सकते हो भाई, r लिख सकते हो। तो क्या समीकरण हो जाएगी, पाई v बराबर nRT हो जाएगी। और इस समीकरण को नंबर 4 दिया, और नंबर 4 समीकरण ही क्या कहलाती है, विलियन समीकरण। देखो s का विलियन स्थिरांक का मान उसके बराबर आता है क्योंकि r का मान अपने को पता होता है। तो ये कैलकुलेट किया था वन टॉप ने, तो वो लगभग समान आया था, इसलिए आप लिख सकते हो s की जगह r। तो समीकरण क्या होगी, विलियन समीकरण क्या है, विलियन समीकरण पाई v बराबर nRT, ये क्या होगी भाई, विलियन समीकरण। तो वन टॉप ने ये क्या निकाली थी, विलियन समीकरण निकाली थी।
आपने समीकरण क्या क्या निकाली थी, पाई बी बराबर एन आर टी, ये निकाली थी आपने विलियन समीकरण। मैं इस आयतन को कहाँ भेज रहा हूँ, एन आर टी के अपॉन बटे में भेज रहा हूँ, आयतन को किधर भेज रहा हूँ, इधर। तो पाई बी बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। क्योंकि सांद्रता बराबर क्या होता है भाई, एन अपॉन वी, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, सी आर टी, या आर की जगह आप एस लिखना चाहते हो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी एस टी। पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी एस टी। तो मैं इस आयतन को मोल के नीचे भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी, क्योंकि सांद्रता क्या हो जाएगी, एन अपॉन वी। तो आप लिख सकते हो पाई बराबर सी आर टी या पाई बराबर सी एस टी। यहाँ पे देखो एन क्या है, मोल की संख्या, एन क्या है, मोल की संख्या, आर क्या है, गैस स्थिरांक, आर क्या है यहाँ पे, गैस स्थिरांक, टी क्या है, परमताप, टी क्या है, परमताप, वी क्या है, विलयन का आयतन, वी क्या है, विलयन का आयतन, और सी क्या है, विलयन की सांद्रता। सी क्या होगी भाई, विलयन की सांद्रता। और एस क्या है यहाँ पे, विलयन स्थिरांक, एस क्या है, विलयन स्थिरांक। तो एस या विलयन स्थिरांक। तो आप यदि आयतन को मोल के नीचे भेजते हो तो क्या हो जाता है, पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी, क्योंकि अपन जानते हैं सांद्रता किसके बराबर होती है, मोल बटे आयतन, विलयन के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी, या पाई बराबर आप कह सकते हो सी एस टी। तो परासर दाब बराबर फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया आपके, सी आर टी या पाई बराबर सी एस टी, या आप कह सकते हो पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी। वे क्या आ गया आपका परासर दाब का मॉडिफाइड फॉर्मूला। इस तरह से आप परासर दाब की गणना कर सकते हो। तो आपने विलियन समीकरण क्या पढ़ी, पाई बी बराबर एन आर टी, पाई बी बराबर एन आर टी से अपन ने एक नई समीकरण निकाली, पाई बराबर क्या, एन सी आर टी या पाई बराबर सी एस टी, क्योंकि सांद्रता किसके बराबर होती है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो नया समीकरण क्या आ गया परासर दाब का, पाई बराबर सी आर टी या पाई बराबर सी एस टी। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, विलय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, परासर दाब और विलय का अनुभार या मोलर द्रव्यमान। देखो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला क्या, पाई बराबर एन अपॉन वी इंटू आर टी। एन क्या है यहाँ पे, विलय के मोल, तो एन यहाँ पे क्या है, विलय के मोल, एन क्या है भाई यहाँ पे, विलय के मोल। तो एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पाई बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू ए बी इंटू क्या हो जाएगा ऊपर आर अपॉन टी। ये क्या आएगा, पाई बराबर परासर दाब बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर टी बटे एम बी इंटू वी। यहाँ से आपको निकालना है क्या, विलय का मोलर द्रव्यमान या अनुभार। तो एम बी का मान निकालोगे तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। यहाँ पे देखो डब्ल्यू बी क्या है, विलय का
भार, डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार, एम बी क्या हो गया, विलय का अनुभार, या आप कह सकते हो मोलर द्रव्यमान, V क्या हो गया, विलयन का आयतन, V क्या हो गया, विलयन का आयतन, T क्या हो गया, परमताप, R क्या हो गया भाई, गैस स्थिरांक, R क्या हो गया, गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक का मान क्या क्या होता है भाई, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या आप कह सकते हो और जूल में कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो मैंने काम कौन सा आता है प्राशन दाब में, आपके 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाला काम में आता है। तो प्राशन दाब और विलय का अनुभार कैसे निकालोगे, पाई बराबर क्या होता है, n/v इंटू RT, n क्या है यहाँ पे, विलय के मोल, तो विलय के मोल क्या हो जाएंगे भाई, विलय का भार बटे विलय का अनुभार, n बराबर क्या रखोगे आप, WB बटे MB, तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, पाई बराबर WB बटे MB इंटू RT अपॉन V। देखो बच्चों एक परासन दाब का एक फॉर्मूला ये भी आ गया आपका, पाई बराबर क्या होता है, WB इंटू RT अपॉन MB इंटू V। तो यहाँ से MB बराबर क्या आ जाएगा, WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। WB क्या है, विलय का भार, MB क्या है, विलय का अनुभार या मोलर द्रव्यमान, V क्या है, विलयन का आयतन, T क्या है यहाँ पे परमताप, और R क्या हो गया आपका, गैस स्थिरांक हो गया, जिसका मान होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, परासन दाब और विलय का अनुभार में संबंध। देखो बच्चों परासन दाब पे न्यूमेरिकल आता है ज्यादा, है ना, या इसके नियम तो बहुत कम पूछते हैं, ज्यादा नियम आता है न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल में भी आपको कौन सा पोर्शन पूछते हैं, या तो देखो इस फॉर्मूले पे पाई बराबर n/v/RT, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, पाई v बराबर n/RT, या सांद्रता दे दे तो क्या लिखोगे आप, पाई बराबर CRT या CST से हो जाएगा, या आपको विलय का भार अनुभार दे दे, फिर पूछे परासन दाब, आपको कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ये फॉर्मूला है। तो परासन दाब के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये तीनों फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, WB बटे MB इंटू RT बटे V हो जाएगा। इसी तरह से विलय का अनुभार ज्ञात करने के लिए आपको केवल ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, यहाँ पे MB आ जाएगा तो क्या लिखोगे, WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। एक फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए आपको परासन दाब का, पाई बराबर CST या पाई बराबर CRT। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी पता होना चाहिए, पाई बराबर CRT, समझ गए, पाई बराबर CRT। तो ये चारों फॉर्मूले क्या है परासन दाब के लिए इंपॉर्टेंट। और C बराबर क्या होता है भाई, n/v इंटू RT। तो ये चार फॉर्मूले से आपके परासन दाब के बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल होते हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं होता, इसलिए आपसे एग्जाम में क्या पूछते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल। तो ये चार फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इन चारों फॉर्मूले में क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल किस किस तरह से बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन के परासन दाब की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो परासन दाब वाले क्वेश्चन में जो ये परसेंटेज देता है ना, ये क्या दे रहा है आपके
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत था। तो 5% का मतलब क्या है, ये W/V गिवन है। आपको क्या गिवन है, W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत था। एक बार दोबारा से देख लेना क्या होती है, विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में क्या हो 100 आयतन भागों में क्या हो भूली हो। तो यहाँ पे यू परासर दाब वाले क्वेश्चन में क्या देता है, ये प्रतिशत W/V। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, WV का मान, विलय का भार कितना है भाई 5 ग्राम, ये कितने आयतन भागों में गुली होती है टोटल 100 में। परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, मैंने वहां पे भी क्वेश्चन करवाया था आपको। तो 5% का मतलब क्या है, 5 ग्राम किस में गुला हुआ है, कितने आयतन में 100 ml आयतन में, या आप कह सकते हो 0.1 लीटर में। तो 5% का मतलब है विलय का भार कितना है 5 ग्राम, वो कितने लीटर विलियन में घुला हुआ है 100 ml विलियन में क्या हुआ है घुला हुआ है। अब बात आपको पता है, WB पता है आपको, यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई NH2COO NH2। तो यहाँ से यूरिया का अनुवाद कर सकते हैं, MB बराबर क्या हो जाएगा भाई 60 आ जाएगा। एक नाइट्रोजन के 14, 2 का कितना हो जाएगा 14 प्लस 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 फिर नाइट्रोजन का 14 फिर क्या हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 16, 16 दूनी 32 48 और 12 कितना होगा 60। तो यूरिया का अनुभार कितना आता है भाई 60 आता है। आपने क्या ज्ञात कर लिया, WB 5% से मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या दे रखे हैं आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत था। तो विलय का भार कितना हो जाएगा भाई आपका 5 ग्राम, आयतन विलयन का कितना हो जाएगा 100 ml या 0.1 लीटर। यूरिया के लिए अनुभार ज्ञात कर सकते हो आप, कितना आएगा 60 आएगा। अब बात करते हैं अपन T कितना दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हो 273 केल्विन। तो पराशर दाब का फॉर्मूला क्या होता है भाई पाई बराबर N/V/RT, या क्या लिखोगे आप WB/MB इंटू RT/V। R का मान कितना लिखोगे यहाँ पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये क्या हो गया भाई R का मान हो गया। अब यहाँ पे समीकरण में लिख दो, पाई बराबर WB का मान कितना है 5, R कितना है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। MB विलय का भार कितना, अनुभार कितना है 60, आयतन कितना है भाई आपका 0.1 लीटर, आयतन कितना दिया और आपको 0.1 लीटर या 100 ml। तो आप जब इसको सोल्व करते हो तो पराशर दाब का मान लगभग कितना आता है भाई आपके 18.67 वायुमंडल, या आप कह सकते हो ATM आएगा। तो आप जब इसको सोल्व करते हो तो पराशर दाब का मान कितना आएगा 18.67 वायुमंडल या ATM। देखो पराशर दाब के क्वेश्चन में जो प्रतिशत दी होती है आपको, वो क्या दी होती है W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होती है विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में क्या हो भूली हो। अर्थात 5 क्या है यहाँ पे 5 ग्राम क्या है विलय का भार, और विलयन का आयतन कितना होगा 100 ml या 0.1 लीटर। और यूरिया का अनुभार कितना निकल जाएगा, MB विलय का अनुभार कितना हो जाएगा, यूरिया का कितना होता है 60। तो टेम्परेचर कितना दिया हो आपका 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। R का मान कितना होता है भाई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो आप फॉर्मूला लगाओ पाई पराशर दाब का, पाई बराबर क्या होता है N/V इंटू RT। तो N का मान क्या लिखोगे आप WB/MB इंटू RT/V। WB का मान विलय का भार कितना दिया है आपको 5 ग्राम, R का मान कितना है 0.0821 और T का मान कितना है 273 केल्विन, MB कितना है 60 और V क्या हो गया आयतन कितना है भाई आपका 0.1 लीटर या 100 ml। तो 0.1 लीटर ये डाटा रखोगे तो लगभग कितना आ जाएगा आपके 18.67 वायुमंडल पर ATM आ जाएगा। या इसको आगे और सोल्व करते हो तो ये 0.273 और 8.0 इसका गुणा कितना आता है 5 इंटू 22.4 कितना हो जाएगा 6। जब इसको आगे और सोल्व कर लो ये कितना हो जाएगा भाई 112/6, तो ये कितना आ जाएगा आपका वही 18.67 के आसपास।
6 एकम 6 कितने बच गए 5, 8 6 के 48, फिर कितने बच गए 52 में 48 के 4, और फिर 4 40 में 7 का भाग 6 का भाग दोगे तो 6 छंगा 36, फिर 6 छंगा 36 6 छंगा 36, फिर 6 को ब्लॉक कर दो, ये कितना आ जाएगा पाई बराबर 18.67 वायुमंडल या ppm। इस तरह से आप परासन दाब का न्यूमेरिकल करोगे। तो यहाँ पे बच्चों सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप ये 5% से मत घबराना। ये क्या दी होती है द्रव्य भार आयतन प्रतिशतता, और भार आयतन प्रतिशतता में भार क्या हो जाएगा 5 ग्राम, और आयतन कितना होता है 100 ml। तो विलेय का भार 5 ग्राम और आयतन कितना होगा 100 ml या 0.1 लीटर। आगे तो यूरिया का भार आप निकाल लोगे, और इस तरह से आप md का मान निकालोगे, वो कितना आ जाएगा। फिर तो क्या है t का मान दिया हुआ है, r का मान आपको पता है, तो पाई का फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट क्या पाओ आंसर पाओ। इस तरह से आप करोगे क्या यूरिया के परासन दाब के ऊपर न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है, पहले आपको परासन दाब ज्ञात करने का न्यूमेरिकल करवा दिया, अब पूछ रहा है ये विलेय का अनुपात। क्वेश्चन क्या कह रहा है 150 डिग्री सेल्सियस पर एक अवाष्पशील विलेय के 5% विलयन का परासन दाब 5.07 वायुमंडल है, तो विलेय का क्या पूछ रहा है अनुभार पूछ रहा है। तो आपको क्या क्या गिवन है वो सबसे पहले लिख लो। देखो परासन दाब का फॉर्मूला लगाओ, वही पाई बराबर क्या होता है WB/mv इनटू R/T/V। अब इसमें जो जो गिवन है उसको लिख लो, और जो जो अननोन है उसको अननोन क्या है आपको mv का मान निकालना है। यहाँ से mv बराबर क्या है WB/RT/पाई/V। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, R बराबर कितना 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आपको गिवन ठीक है। नहीं गिवन तो आपको पता होना चाहिए। तापमान कितना दे रखा है आपको 150 डिग्री सेल्सियस या 150 प्लस 273, तो कितना आएगा भाई 3 4 12 423 केल्विन। तापमान का मान पता है, पाई का मान उसने दे रखा है कितने 5.07 atm, पाई का मान दे दिया परासन दाब का। अब आपको WB और आपको क्या आपको WB और आयतन नहीं पता। मैंने कहा कितना दिया हुआ है 5% विलयन, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा 5% W/V, तो 5% आप W/V का मतलब क्या हो जाएगा WB कितना है आपका 5 ग्राम, विलय का भार कितना है भाई 5 ग्राम, और आयतन कितना है यहाँ पे 100 ml या कह सकते हो 0.1 लीटर। तो जितने भी परासन दाब के क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज का मतलब क्या है W/V। तो विलय का भार कितना है 5 ग्राम, आयतन कितना है 0.1 लीटर। अब आप यहाँ पे रखना ही है फॉर्मूले में, फिर किसका मान कैलकुलेट कर लो आप mv का। तो विलय का अनुभार कितना आ जाएगा mv बराबर कितना है W बराबर कितना है आपका 5, R का मान 0.0821, T का मान 423 केल्विन, पाई का मान आपको गिवन है क्वेश्चन में 5.07, तो आयतन कितना है भाई 0.1। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 342.5 ग्राम पर मोल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो विलय का अनुभार कितना आ जाएगा भाई आपका 342.5 ग्राम। तो सबसे पहले परासन दाब का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले परासन ट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ो। तापमान दिया हुआ है 5% विलयन का मतलब विलय का भार कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना है भाई 100 ml, या आप कह सकते हो 0.1 ml। परासन दाब का मान दे रखा है आपको 5.07, तो आपको क्या निकालना है mv विलय का होगा। फॉर्मूला लगाओ, तो r का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर
टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस या 423 केल्विन। पाई बराबर कितना है 5.07 और 5% का मतलब क्या है W/V, और तो W क्या हो जाएगा 5 ग्राम और आयतन कितना आ जाएगा भाई 0.1। अब फॉर्मूले में रख दो, अब इसको सोल्व करोगे तो विलय का अनुभार कितना आएगा आपका 342.5। इस तरह से पराशर दाब देके आपसे क्या पूछ सकता है न्यूमेरिकल में विलय का अनुभार। तो बिल्कुल इजी सा है, बस ये 5% से मत घबराना। 5% का मतलब है W/V, मतलब भार कितना हो जाएगा विलय का 5 ग्राम और आयतन कितना हो जाएगा 100 ml या 0.1 लीटर। और तो आपको दिया हुआ ही है, बस फॉर्मूले में रखो, गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पराशर दाब भी पूछ सकता है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है पराशर दाब के ऊपर विलय का अनुभार। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि यदि सांद्रता का मान दे दे तो पराशर दाब का भी मान पूछ सकते हैं। सांद्रता का मान देके पराशर दाब, वो अपन इसके बाद में देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 मिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको R का मान उसने खुद दे रखा है। तो भाई m/10 का मतलब क्या है, उसने सांद्रता दे रखी है। ये क्या है सांद्रता, यूरिया के m/10 मिलियन का पराशर दाब मतलब उसने क्या दे रखी है सांद्रता दे रखी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, पाई बराबर CRT। सांद्रता वाला फॉर्मूला ये होता है पाई बराबर CRT। देखो C का मान कितना दिया हुआ है m/10, ये आप कह सकते हो 1/10। R का मान वो कितना दे रखा है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस या 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। अब ये मान रखना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है सोल्व करना है। तो पाई बराबर क्या आ जाएगा भाई, C का मान कितना है 1/10, R का मान कितना है 0.082 और आपका टेम्परेचर कितना है 300। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आएगा 24.6/10 अर्थात 2.46 ATM के बराबर आंसर आ जाएगा। तो पराशर दाब कितना आ जाएगा भाई आपका 2.46 ATM आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो पराशर दाब। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है भाई सांद्रता, m/10 का मतलब सांद्रता गिवन में। तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/10, R क्या हो जाएगा 0.082 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसने खुद ही दे रखा है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या आप कह सकते हो 300 केल्विन। बस आप C का मान रखो, R का मान रखो, तो आपका पराशर दाब कितना आ जाएगा जब इसके इसे सोल्व करोगे तो 2.46 ATM। तो यहाँ पे पाई का मान कितना आ गया आपके 2.46 ATM। इस तरह से बच्चों आप क्या पूछ सकते हैं पराशर दाब विलय का भार अनुभार देकर पराशर दाब पूछ सकते हैं या विलय का अनुभार पूछ सकते हैं। और तीसरे तरह का क्वेश्चन सांद्रता देके आपसे क्या पूछ सकते हैं पराशर दाब पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों समपराशरी विलयन क्या होते हैं, अर्थात वे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। और समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रता क्या होती है समान होती है।
इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं समपराशरी विलयन के ऊपर। तो समपराशरी विलयन क्या हो जाता, क्या कहलाता है? वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन कौन से कहलाएंगे भाई? जिनका परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। समपराशरी विलयन की मोलर सांद्रताएं समान होती है। क्या होती है भाई? मोलर सांद्रताएं क्या होती है? समान। तो समपराशरी विलयन कौन से हो जाएंगे? जिनके परासरण दाब क्या होते हैं? समान, और इनकी सांद्रताएं क्या होती है? समान। देखो अपन प्रूव करते हैं मोलर सांद्रताएं के समान। तो आप कह सकते हो पाई1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? पाई2 दो विलयन मिले, तो पाई1 क्या हो जाएगा भाई? C1RT बराबर C2RT। RT क्या होंगे? कॉमन होंगे। गैस स्थिरांक का मान भी 1 होगा, ताप का मान भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो C1 बराबर C2। तो आपने प्रूव कर दिया कि समपराशरी विलयन की मोलर सांद्रताएं क्या होती है? समान होती है। C का मान क्या होता है भाई? C1 बराबर C2। तो क्या हो जाएगा? N1/V1। इधर क्या हो जाएगा? N2/V2। N1 का मान क्या लिखोगे? M1/W1/M1। विलय एक विलय का बार बटे उसका अनुपात। तो N1 का मान क्या लिखोगे? W1/M1 इंटू V1 बराबर ये क्या हो जाएगा? W2/M2 इंटू V2। और इस फॉर्मूले के ऊपर आपसे क्या पूछते हैं? न्यूमेरिकल पूछते हैं। आप में से यहाँ पे देखो ये सारे मान देके आपसे क्या पूछ सकता है? किसी एक का मान। तो इन दोनों तरफ से 6 में से कोई 5 डाटा दे दे और छठवें का मान आपसे पूछ सकता है। तो W1 और W2 क्या है यहाँ पे? विलय के भार। M1 एंड M2 क्या है यहाँ पे? विलय के अनुभार। और V1 और V2 क्या है? विलयनों के आयतन। V1 और V2 क्या है भाई? यहाँ पे विलयनों के आयतन। तो सांद्रता क्या होती है? समान होती है। तो सांद्रता क्या होती है? मोल बटे आयतन। N1/V1 बराबर N2/V2। N1 का मान रखोगे तो क्या जाएगा फॉर्मूला? W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। W1 एंड W2 क्या है यहाँ पे? विलय के भार। और M1 एंड M2 क्या है? विलय के अनुभार। इसी तरह से V1 V2 क्या हो जाएंगे? विलयनों के आयतन। तो समपराशरी विलयन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ किस तरह से न्यूमेरिकल। बिल्कुल इजी सा होता है। इन 6 डाटा में से क्या दे देते हैं? 5 दे देंगे आपको, छठवा पूछ लेंगे। मतलब एक का बाहर दे देंगे, दूसरे का पूछ लेंगे। इस तरह से क्या होते हैं? समपराशरी विलयन, अर्थात जिनके परासरण दाब क्या होते हैं? समान होते हैं। और उनकी मोलर सांद्रताएं भी क्या होती है? समान होती है। देखो बच्चों आपको क्या कह रहा है? यूरिया का 10% W/V विलयन एक अज्ञात विलय के 5% W/V विलयन के क्या है? समपराशरी है। तो अज्ञात विलय का क्या पूछ रहा है? अनुभार। तो देखो समपराशरी का मतलब क्या? सीधा सा फॉर्मूला लगाओ। C1 बराबर क्या होती है? C2। सांद्रता समान होती है। तो आप क्या लिखोगे? N1V1/N2/V2। या इसको
करोगे तो W1/M1V1 बराबर W2/M2V2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो 10% W/V का मतलब क्या है, W1 का मान कितना दिया आपको 10 ग्राम और V1 का मान कितना दिया आपको 100 ml या आप कह सकते हो 0.1 लीटर। आगे क्या कह रहा है, अज्ञात विलय के 5% W/V। अज्ञात विलय मतलब दूसरी सांद्रता वाला, तो W2 का मान कितना दिया हुआ उसमें 5 ग्राम और V2 का मान कितना हो गया भाई 100 ml या 0.1 लीटर। अब आगे देखो, आपको पहला क्या दिया हुआ है यूरिया, यूरिया का अनुपात निकाल सकते हो M1, ये क्या है भाई यूरिया, और यूरिया का कितना होता है 60। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया NH2COONH2, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा भाई M1 क्या है यूरिया का अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा 60। M2 का मान आपको क्या करना है याद करना है, तो M1 क्या है, यूरिया को किसमें घोल रहे हो आप अज्ञात विलय में, तो अज्ञात विलय का आपको अनुपात पूछ रहा है, तो इसके लिए W1 कितना हो जाएगा 10, आयतन V1 कितना हो जाएगा 100 ml या 0.1 लीटर, W2 क्या हो जाएगा 5 ग्राम और V2 कितना हो जाएगा 100 ml या 0.1 लीटर। यूरिया का अनुपात कितना हो जाएगा भाई 60। M2 का मान आपको ज्ञात करना है, इस फॉर्मूले में रख दो सब मान, जो ज्ञात करना है वो कर लो। 10/M1 का मान कितना है 60, V1 कितना है 0.1 लीटर, ये कितना है 5/M2 का मान आपको ज्ञात करना है, V2 कितना है 0.1 लीटर। 0.1 से 0.1 कट गया तो M2 बराबर कितना हो जाएगा 60 × 5/10, ये इससे गया तो M2 बराबर कितना आ जाएगा 6 × 5 बराबर 30 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आ गया आपका अज्ञात विलय का अनुपात, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल होता है। समपराशरी विलयन के 10% 5% उसने खुद लिख के दे रखा है, क्या है W/V, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा W1 बराबर 10 ग्राम, V1 कितना हो जाएगा 100 ml या 0.1 लीटर, W2 5 ग्राम, V2 कितना हो जाएगा वही 100 ml। M1 यूरिया का अनुपात आपको पता होना चाहिए कितना होता है 60, M2 कितना होता है भाई ज्ञात करना है आपको, बस फॉर्मूले में रख दो W1/M1 V1 बराबर W2/M2 V2, तो यहाँ पे फॉर्मूले आपको मान रख, तो यहाँ से M2 का मान कितना आ गया आपका 30 ग्राम प्राप्त हो गया। बच्चों दो छोटी छोटी टर्म और बच गई, एक है अति पराशरी विलयन। देखो अति पराशरी विलयन मतलब दो भिन्न भिन्न पराशर दाब वाले विलयन होंगे, वह विलयन जिसका पराशर दाब दूसरे की अपेक्षा अधिक होता है वो क्या कहलाता है अति पराशरी विलयन। तो दो भिन्न भिन्न पराशर दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है अति पराशरी विलयन कहलाता है। अति पराशरी विलयन कहलाता है, अति पराशरी विलयन कहलाता है। तो दो भिन्न पराशर दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका पराशर दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या होता है अधिक होता है, दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है, क्या कहलाता है अति पराशरी। अर्थात दो विलयन जिसमें जिनमें जिसका पराशर दाब अधिक होगा वो क्या होगा अति पराशरी विलयन। दूसरी टर्म क्या होती है भाई अल्प पराशरी विलयन।
अल्पपराशरी विलयन। ये क्या हो जाएगा भाई, जिसका परासन दाब कम होता है वो क्या कहलाएगा, अल्पपराशरी विलयन। अर्थात दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयन, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे के सापेक्ष कम होता है अल्पपराशरी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अल्पपराशरी विलयन। तो दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे के सापेक्ष क्या होता है भाई, कम होता है, क्या कहलाता है, अल्पपराशरी विलयन। नोट डाल के लिखना, ये बोर्ड में पूछा हुआ है कि परासरण दाब का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो परासरण दाब का उपयोग जो आपके बृहद अणु होते हैं, बड़े अणु जैसे प्रोटीन, बहुलक आदि का अनुभार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये बोर्ड में पूछा हुआ है परासरण दाब का उपयोग बृहद अणु जैसे प्रोटीन, बहुलक आदि का अनुभार या मोलर द्रव्यमान अनुभार ज्ञात करने में किया जाता है। इसमें किया जाता है भाई, प्रोटीन या बहुलक जैसे बड़े अणुओं का अनुभार ज्ञात करने में किया जाता है। ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो परासरण दाब का उपयोग किसमें हो गया भाई, बृहद अणु जैसे प्रोटीन या बहुलक का अनुभार ज्ञात करने में। तो दो छोटी छोटी टर्म थी आपके, अति पराशरी विलयन क्या हो गया भाई, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, अधिक होता है, क्या कहलाता है, अति पराशरी विलयन। और अल्पपराशरी कौन सा हो जाएगा, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे के सापेक्ष कम होता है, क्या कहलाता है, अल्पपराशरी विलयन। तो और परासरण दाब का उपयोग किसके लिए करते हैं भाई, बृहद अणु जैसे प्रोटीन, बहुलक आदि का अनुभार ज्ञात करने में किया जाता है। ये नोट आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। अब देखो परासरण दाब में लास्ट टर्म बची हुई है प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके ऊपर आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकते हैं। यदि विलयन में परासरण दाब के विपरीत दिशा में परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण दाब की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण। और प्रतिलोम परासरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए, अर्थात विभिन्न लवणीय जलों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। और जो प्रतिलोम परासरण में आप जिस अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हो वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की, जो क्या कर सकती है, उच्च दाब को भी क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। तो क्या हो जाएगा प्रतिलोम परासरण, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए
बदल जाती है, अर्थात शुद्ध विलायक एसपीएम मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। अर्थात शुद्ध विलायक एसपीएम द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है। यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। अर्थात यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्लियां एसपीएम द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण अर्थात विभिन्न लवण युक्त जलों के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो प्रतिलोम परासरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए, समुद्री जल के विलवणीकरण या आप कह सकते हो विभिन्न लवणयुक्त जलों के शुद्धिकरण में किया जाता है। प्रतिलोम परासरण में एसपीएम या आप कह सकते हो अर्धपारगम्य झिल्ली, प्रतिलोम परासरण में एसपीएम सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है जो उच्च दाब को सहन कर सकती है। अर्थात प्रतिलोम परासरण में जो आप अर्धपारगम्य झिल्ली यूज करते हो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एसीटेट की, और जो किसको सहन कर सकती है भाई, उच्च दाब को सहन कर सकती है। तो आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। तो प्रतिलोम परासरण क्या हो गया भाई, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात शुद्ध विलायक एसपीएम द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण। और प्रतिलोम परासरण का उपयोग किसके लिए करते हैं, समुद्री जल के विलवणीकरण अथवा अर्थात विभिन्न लवणयुक्त जलों के शुद्धिकरण में किया जाता है। और प्रतिलोम परासरण में जो अर्धपारगम्य झिल्ली यूज ली जाती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की, जो क्या कर सकती है, उच्च दाब को सहन कर सकती है। एसपीएम बराबर क्या है यहाँ पे, अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली।
देखो प्रतिलोम परासन की क्रिया इस तरह से होती है। इस तरह से लवणीय जल भरा जाता है। वो लवणीय जल किधर से जाता है भाई, आपके अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा क्या हो जाता है, शुद्ध। तो लवणीय जल आपका आर होता है ना, अपने घर पे लगाते हैं पानी शुद्ध करने का, वो भी क्या करता है, इसी तरह से कार्य करता है। अरे जल में से अशुद्धि को दूर करता है पीने के पानी में से। तो आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो दाब लगाते हो आप, वो उसका मान किसके ज्यादा होना चाहिए भाई, परासन दाब से अधिक होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक अणु जाएंगे। इस तरह से ये क्रिया किसकी होती है भाई, प्रतिलोम परासन की क्रिया होती है। आपके आरओ वाला कार्य भी क्या होता है ये। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, ये उच्च सांद्रता वाला विलयन, उच्च सांद्रता वाला विलयन, और ये क्या होगा भाई, निम्न सांद्रता वाला, निम्न सांद्रता वाला विलयन। तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं तक होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आज की क्लास यहाँ तक होगी। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी बच्चों से निवेदन है, आप सभी लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब। नीचे आप जब वीडियो देखोगे तो आपके सब्सक्राइब रेड इंक में लिखा होगा लाल शब्दों में, उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। थैंक यू।